तो उनका कहना यही है कि भाई ये पॉकेट रॉकेट है और बहुत ही ज़्यादा हाई एंड टॉर्क इसके अंदर है और ये खिंचती ही जाती है, नो डाउटेडली कोई दिक्कत नहीं आती। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज फाइनली हम जा रहे हैं, 1 साल हो चुका है मेरी जावा 42 बॉबर को। जो भी लोग जुड़े थे मेरे जावा 42 बॉबर के साथ, उन्हें पता ही होगा कि नवंबर में मैंने बाइक ली थी और नवंबर दोबारा आ चुका है और थोड़े दिनों में इसको 1 साल हो जाएगा। बट फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं इसकी एक प्रॉपर 1 साल की सर्विस करवाने, जो कि एक मेजर चीज़ है कि अब देखते हैं बाइक के अंदर क्या मेजर चेंजेस होंगे और क्या इसके अंदर कंपनी एक्स्ट्रा करेगी या फिर सेम सर्विस ही रखेगी जो कि वो रखते आ रहे थे बेसिकली पिछली 2 सर्विस में। जो भी आपने देखा है, जो 1 महीने वाली थी और जो एक 6 महीने वाली सर्विस थी, दोनों का बिल सेम ही आया था। अभी तक जिन्होंने नहीं देखी, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखो। और सारा कुछ मैंने उसमें कवर किया है कि कंपनी ने कैसा मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा मेरे और कंपनी का, और प्लस क्या कॉस्टिंग पड़ी इसकी सर्विस की, क्योंकि दोनों ही सर्विस की कॉस्टिंग मेजर थी। जो कोई जावा 42 बॉबर परचेज़ करने का सोच रहा है वो ये ध्यान रखे कि आपको ये तीनों सर्विस टाइम टू टाइम करवानी है, तभी आपकी बाइक एक अच्छे उस वे में चल पाएगी और साथ ही साथ एक अच्छी तरीके से आप उस बाइक को रख सकेंगे। इंजन के हिसाब से मैं बात करूँ ऑल एंड अराउंड हर चीज़ों में। और 1 साल होने के बाद अब सवाल आता है कि बाइक है कैसी। तो ये बात तो देखो मैं एक अलग वीडियो में करूँगा, अपना 1 साल का एक्सपीरियंस बताऊँगा इस बाइक को लेने के बाद, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऑल ओवर। और फिलहाल अगर मैं बात करूं कि मेरे को अभी इस टाइम पे इसके साथ कंप्लेंट्स क्या हैं, जो एक मेजर चीज़ होती है कि जब सर्विस करवाने जाता है बंदा तो उसको पता रहता है कि मेरे को सर्विस में टेक्नीशियन से क्या बात करनी है, क्या उन्हें कंप्लेंट्स बतानी है बाइक के अंदर। तो वो सारी कंप्लेंट्स मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूँ, जो कि आज जो सर्विस सेंटर है उसमें मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं शेयर करूँगा उनसे भी। तो सबसे पहली कंप्लेंट तो देखो इसके अंदर है इसकी ब्रेकिंग देखो बाइबर्स की इसके अंदर दे रखी है कंपनी ने, और ऑल अराउंड ब्रेकिंग अच्छी है, बट ना कहीं जिटर करती है वो, चाहे मैं फ्रंट ब्रेक की बात करूँ चाहे मैं रेयर ब्रेक की बात करूँ। डिस्क है, डुअल चैनल ABS है, सब कुछ ठीक है, बट जो जिटर करती है ना वो हल्का सा, जब मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ तो कभी कभी वो रिवर्स बैक फ्लो मारती है और ऐसा लगता है कि ब्रेक लग ही नहीं रही है और ज़ोर से उसमें जिटरनेस आती है या वाइब्रेशंस कह लो, मैं जो भी आप समझना चाहो बेसिक लैंग्वेज में। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है आगे और पीछे वाली ब्रेक से, जो कि मैंने नॉलेज जितनी भी मेरी थी उस हिसाब से मैंने पकड़ा इसे कि इसके डिस्क के अंदर अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, जो कि मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से अभी तक गेस किया है। बाकी चलते हैं, टेक्नीशियंस देख के बताएंगे कि क्या इसका सोल्यूशन है। फ़िलहाल नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी ब्रेक से रिलेटेड ही है। बैक ब्रेक के अंदर ना चू चू चिर आवाज़ आती है जब भी आप उस ब्रेक को प्रेस करो, और ये बहुत सारे मेरे भाइयों के साथ प्रॉब्लम है। जिन्होंने भी जावा 42 बॉबर परचेज़ करी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखेंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई ये वाली प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, और ये प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रहा हूँ फर्स्ट सर्विस से ही। तो मैंने ये बात उनको रखी थी, बट उन्होंने मुझे टरका दिया या फिर कह लो बोला कि इसके अंदर डस्ट घुस जाती है आप जब बाइक को खड़ी करते हैं उसकी वजह से, तो ये बाइक आवाज़ करती है चर। तो मैं इस बार इस बाइक की प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली नोटेड करवाऊँगा कि यार ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करो किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि देखो यार बहुत इरिटेटिंग है। आप बाइक को लेके निकले हो और वो चर की आवाज़ कर रही है, ब्रेक जिटर कर रही है। एक हाई स्पीड में अगर आप बाइक चला रहे हो, अगर ब्रेक आपका साथ नहीं देंगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है उस हाई स्पीड में आपको, क्योंकि बाइक की जो ब्रेकिंग है वो ही उसका एक मेन मैं कहूँ सपोर्टिव चीज़ है जो कि हेल्प करती है बाइक को रोड पे चलने में। और वैसे तो बाइक की ब्रेकिंग बहुत सॉलिड है, मैं विश्वास पूरा कर सकता हूँ अपनी बाइक की ब्रेकिंग पे, बट जो ये जिटरनेस आ रही है ना इसके अंदर कुछ टाइम से, वो मुझे बहुत ज़्यादा डरा देती है हाई स्पीड पे चलाने से इस बाइक को। तो वो तो मैं फॉर एंड श्योर दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर एक है कि यार जो एक गियर लगते हैं ना, फर्स्ट गियर से अगर मैं सेकंड गियर में डाल रहा हूँ और थोड़ा बहुत भी हाई स्पीड में हूँ या फिर हाई रेविंग कर रहा हूँ, बाइक को खींच रहा हूँ लंबा, तो उस दौरान में क्या हो रहा है कि बाइक न्यूट्रल हो जाती है, सेकंड गियर ना लग के वो न्यूट्रल हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड है। और उसमें एक जो चीज़ होती है, एक डर सा लग जाता है कि यार ये क्या हो गया अचानक से, तो वो चीज़ हो जाती है। बट अब उसकी भी मैं आदत तो बना चुका हूँ अपनी राइडिंग के अंदर। बट ये चीज़ भी एक काफ़ी मेजर मेरी, अब देखो ये जो हुआ
ये सीधा न्यूट्रल लग गई। अभी इस टाइम पे भी ये सीधा न्यूट्रल लग गई, जबकि मैंने 5th गियर लगाया, 5th गियर था मेरा और 6th गियर मैंने यहाँ पे इनपुट किया था बाइक के अंदर, और ये बाइक न्यूट्रल हो गई और गियर ढंग से लगा ही नहीं। तो ये एक मेरा नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है, या फिर मैं बात करूँ एक कंप्लेंट है टेक्नीशियंस को जो मैं करूँगा वहाँ जाकर कि यार इसको भी थोड़ा सा ध्यान दो और इसको सुधारो। बाकी नेक्स्ट चीज़ की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, वैसे ऑल एंड अराउंड बाइक मैंने चलाई है, 1 साल हो गया मेरे को रखे हुए, तो बाइक ऑल एंड अराउंड बहुत ही तगड़ी है, मज़ा आता है। रोड जो अपीयरेंस है इसकी वो बहुत अच्छी है। अब जैसे अभी मैंने फर्स्ट से सेकंड किया, अभी आप खुद देख रहे होंगे ये न्यूट्रल हो रखी है, अब जाके सेकंड गियर में चढ़ा है, जबकि डायरेक्ट सेकंड गियर चढ़ जाना चाहिए था। तो ये चीज़ मुझे हाल ही फ़िलहाल में दिक्कत इसके अंदर महसूस हुई है, नई बाइक के अंदर ये दिक्कत नहीं थी जब मैं शोरूम से लाया था। और ट्रैफ़िक की अगर यहाँ पे बात करें तो दिल्ली के अंदर ट्रैफ़िक तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से ट्रैफ़िक के अंदर कटिंग काफ़ी अच्छी है, आप खुद ही देख सकते हो। मेरे को टेंशन नहीं होती इतनी खास कि हाँ मेरे को कटिंग करने में दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं इसके साइड मिरर्स जो निकले हुए हैं ना, वो थोड़े से अटक जाते हैं कभी कभी टाइट सिचुएशन में, जहाँ पे मेरे को निकलना होता है और वहाँ से पे ये थोड़ा अटक जाते हैं, या फिर मैं कहूँ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं मेरे को, जहाँ पे और दूसरी बाइक निकल जाती है आराम से और ये नहीं निकल पाती। बस वैसे और कोई दिक्कत है नहीं ट्रैफ़िक में। और एक जो चीज़ है मैं देखने वाला हूँ आज जाकर वहाँ पे कि इसके अंदर ना इसका जो हैंडल है, बेसिकली जो नई जावा 42 बॉबर आई है मिरर एडिशन, जिसको भी आप जो भी जानते होंगे आप, वो उसमें जो हैंडल है ना वो ज़्यादा पास कर दिया गया है राइडर के। तो वो चीज़ अगर मेरी बाइक में लग जाए, तो मैंने पता तो किया था, उन्होंने मेरे को अंदाज़ा बताया था 1500 रुपये की कॉस्टिंग है उसकी, और आपकी बाइक में भी लग जाएगा वो। तो मैंने बात तो कर रखी है, अगर वो लग जाएगा तो फिर मैं आज वो भी लगवा लूँगा इसके अंदर, क्योंकि ना वो थोड़ा और इफ़ेक्टिव और एक हेल्पफुल हो जाएगा मेरे को ट्रैफ़िक के अंदर चलाने में। क्योंकि इसके अंदर जो हाथ है ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रखने पड़ते हैं, और वो थोड़ा सा एक टायरनेस आ जाती है, थकान होने लग जाती है थोड़े टाइम में ट्रैफ़िक के अंदर। तो अगर वो थोड़ा और पास आ जाएगा हैंडल तो मेरे लिए आसान होगा ट्रैफ़िक के अंदर चलाने में। बाकी अगर खुली सड़क पे चलाना हो तो ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है यहाँ पे, और मज़ा आता है इस बाइक को चलाने में। बाकी और भी कोई आपके डाउट्स हों तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन करना, कमेंट में कमेंट करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा बाइक से रिलेटेड। बाकी ऑल अराउंड अगर मैं नेक्स्ट एक चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर जो बाइक की माइलेज के लिए एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, जहाँ पर मैं बात करूँ लोग मेरे को कमेंट करते हैं, यार मैंने और लोगों से पूछा उनकी बाइक तो 20 की माइलेज दे रही है सिटी में, हाईवे पे 25 की दे रही है। भाई देखो मेरे को नहीं मालूम बाकी सबकी राइडिंग स्टाइल कैसी है कैसी नहीं, बट मैंने अपनी बाइक के अंदर टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट भी करा है, जो कि मैंने शूट नहीं किया था, बार बार सेम कंटेंट शूट करने का फ़ायदा नहीं होता। बट हाँ मैंने टैंक टू टैंक टेस्ट भी किया है इसके अंदर, पूरा ऊपर से ऊपर टॉपअप करवा कर। और साथ ही साथ मैं बताऊं इसके अंदर मैंने अपना 1 लीटर चैलेंज भी किया था, जिसको आपने बढ़िया प्यार दिया। बहुत सारे लोगों ने जो चिढ़ने वाले थे या जिनको विश्वास नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर अभी भी बहुत पेट्रोल था। बट अब वही चीज़ है कि रियलिटी मेरे को ही मालूम है मेरी बाइक की, और मैंने काफ़ी बार कैलकुलेट किया है, मेरे को 35 के अराउंड की माइलेज इसने सिटी ड्राइविंग में ट्रैफिक के अंदर जो भी मेरा नॉर्मल राइडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से प्रोवाइड करी है। तो मेरे को एज सच बाइक की माइलेज से कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, और 35 की माइलेज डिसेंट इनफ माइलेज है ऐसी बाइक के हिसाब से, क्योंकि इतनी माइलेज तो एक स्कूटी भी नहीं दे पाती जितना माइलेज ये मेरे को प्रोवाइड कर रही है, और उससे मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को इससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब ट्रैफिक के अंदर भी अगर आप देखें तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर ये हैंडल और मेरे पास होता तो फिर मज़ा कुछ और होता, बात कुछ और होती, और राइडिंग करने में आपको आसानी होती। क्योंकि ट्रैफिक के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा एक हैसल फ्री चीज़ हो जाती है कि जितनी अच्छा राइडिंग पोस्चर होगा ना, बाइक का राइडिंग पोस्चर वैसे भी अच्छा है नो डाउट, बट थोड़ा सा और अगर मेरे राइडिंग स्टाइल के हिसाब से और आगे आ जाएगा हैंडल तो फिर मेरे को ये ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। बाकी बाइक के अंदर एज सच कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ इसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है। ब्रेक से रिलेटेड बस एक प्रॉब्लम इसके अंदर मेरे को महसूस हुई है, वेरी फर्स्ट डे से तो नहीं, बट हाँ टाइम के साथ ये आने लग गई, तो वो चीज़ हम दिखाएंगे, बात करेंगे कंपनी में कि इसका सल्यूशन वो क्या देते हैं। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही लगता है आजकल, कहीं भी जाना हो तो बाइक से जाने में भी आपको उतना ही टाइम लग जाता है जितना आपको गाड़ी में लगता है। अब ये खींची मैंने तो ये एकदम से ही खिंचती है, ये इस बाइक की खासियत है कि मतलब बुलेट वाले और 350 क्लासिक रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी मेरी बाइक 1-2 बार चलाई है, मेरे कज़न्स नहीं उनके पास बुलेट है और 350 क्लासिक है, तो उनका कहना यही है कि भाई ये पॉकेट रॉकेट है और बहुत ही ज़्यादा हाई एंड टॉर्क इसके अंदर है और ये खिंचती ही जाती है।
नो डाउटेडली कोई दिक्कत नहीं आती। बट अब जो एक डर का इसके अंदर माहौल पैदा हो रखा है ब्रेकों की वजह से, अगर इसकी ब्रेक्स मेरी ठीक हो जाती हैं तो मैं फॉर श्योर इसके अंदर आराम से राइडिंग कर सकता हूँ। तो फाइनली बाइक चढ़ चुकी है रैम्प पर, और इसके अंदर अभी फ़िलहाल जो भी चीज़ें पिछली बार सर्विस में हुई थी, पिछली 2 सर्विस में, वही सर्विस में दोबारा रिपीट करी जाएंगी। और बेसिकली इंजन ऑयल क्लीनिंग, कूलेंट टॉपअप, एयर फिल्टर चेंज होगा इस बार, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। और जो ब्रेक की प्रॉब्लम थी, पीछे वाली ब्रेक में जो चू चू की आवाज़ आती थी, वो तो उन्होंने कहा है हम रिजॉल्व कर देंगे। बट जो जिटर एक हो रही थी ना ब्रेक लगाते हुए, वापसी अपनी जगह पे आ रही थी, तो उन्होंने कहा है कि वो एक ABS वर्किंग है, वो हम सही नहीं कर सकते, वो नेचुरल प्रोसेस है बाइक के अंदर जो ABS दे रखा है उसका, तो यहाँ पे हम उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। तो बेसिकली अब बेसिक सर्विस होगी जो पहली 2 सर्विस में हुई है, और इस सर्विस में बस एक एयर फिल्टर जो है वो एक्स्ट्रा डलेगा। और बाकी जो मैंने चीज़ बताई आपको कि इसके अंदर जो जिटरनेस हो रही थी वो नहीं रिजॉल्व हो पाएगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। बट पीछे की ब्रेक की जो चू चू की आवाज़ है उसके अंदर वो कह रहे हैं कुछ एयर प्रेशर है, जो एयर प्रेशर है पीछे ब्रेक का, वो सही कर देंगे, ट्यून अप कर देंगे, तो वो आवाज़ बिल्कुल भी अब आने वाली नहीं है। तो जो फ्रंट डिस्क पैड्स हैं उनको खोल के प्रॉपरली क्लीन किया जाता है, ताकि जो ब्रेकिंग है वो और प्रॉपर तरीके से इंप्रूव हो जाए, और हल्की सी जो चटर सी आवाज़ आती है कभी कभी बाइक के अंदर, वो ना आए, क्योंकि डिस्क पैड पे मिट्टी फंसने की वजह से प्रॉपर आवाज़ आती है। तो ये क्लीनिंग हो रही है, नीचे एयर फिल्टर नया लग चुका है, और इधर से जो ऑयल है वो निकल चुका है, और नया ऑयल इसके अंदर अभी डलेगा, और नया एयर फिल्टर इसके अंदर डलेगा। बाकी अभी 1-2 चीज़ें और मैंने बताई हैं, वो भी रिजॉल्व होती हैं, उसके बाद देखते हैं क्या फ़ाइनल कॉस्टिंग आती है निकल कर। और साथ ही साथ हैंडल की भी मैंने यहाँ पे बात करी है, और हैंडल की बात में ये निकला है कि बाइक में ज़्यादा हैंडल में फ़र्क है नहीं, क्योंकि उधर भी एक मिरर एडिशन खड़ा है। तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगा अपना हैंडल अपनी तरफ झुकाने का, जिससे एक मेरे को रिलैक्सिंग पोजीशन मिल जाए, और जो मैं चाहता हूँ कंफर्ट बाइक के अंदर, वो यहाँ पे ऑफ़र हो जाए। तो इंजन ऑयल जो नया है मोटूल का इसके अंदर डल रहा है, और उसके बाद फाइनली जो बाइक की मेन सर्विस पार्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा, और छोटी मोटी चेन क्लीनिंग और लुब्रिकेट करना बाइक के अंदर जो स्विचेज़ हैं उसको, वो बचेगा। मेजरली जो सर्विसिंग का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, और सारी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर दिया गया है। जो पीछे की ब्रेक पैड्स हैं उनको भी प्रॉपर रब करके अच्छे से जो सैंड पेपर से था उसको क्लीन करा है। डिस्क भी क्लीन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ है इसको इम्प्रूव करती हैं ब्रेकिंग के अंदर। और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो जिटरनेस जो आती है या फिर आवाज़ जो आती है वो कम हो जाती है इसको क्लीनिंग करने से। और ब्रेक पैड को भी पीछे के प्रॉपर क्लीन कर दिया गया है। उधर से अगर मैं दिखाऊँ एक बार आपको, तो यहाँ पे अब जो एयर फिल्टर है वो खुलने की तैयारी हो चुकी है, पूरा पैनल उतरेगा, नया एयर फिल्टर डलेगा जो कि नीचे रखा भी है। और आने वाले टाइम में मैंने पूछ लिया है एलॉय व्हील और सीट अपग्रेड मैं इसके अंदर करवाऊँगा, क्योंकि देखते हैं, सीट का तो मैं कंफर्म अभी नहीं कहता, बट एलॉय व्हील्स का फॉर एंड श्योर मैं इसके अंदर अपग्रेड करवाने वाला हूँ, क्योंकि एक मस्ट चीज़ थी जो करवाने वाला था मैं इसके अंदर, बट काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, क्योंकि मुझे ढंग के एलॉय व्हील इसके अंदर मिल नहीं रहे थे जो कि मेरे आइडल स्टाइल को मैच करते या फिर मेरी आइडियोलॉजी के साथ मैच करते। तो बाइक के अंदर से पुराना एयर फिल्टर निकाल दिया गया है। देखो ज़्यादा तो चली नहीं थी मेरी बाइक, बट हाँ एयर फिल्टर चेंज करवाना एक मेंटेनेंस का पार्ट है जो कि हमने करवा लिया। नया एयर फिल्टर यहाँ पे डल चुका है, और अब इसके अंदर कवर अप होके प्रॉपर बाइक दोबारा से पैकअप हो जाएगी, क्लीनिंग बचेगी बाइक की। और साथ ही साथ ये कुछ आपको एयर फिल्टर मिलता है इसमें, और इसमें फ़र्क आपको क्लियर महसूस हो जाएगा। तो फिर फ़र्क तो है, और साथ ही साथ आपको फिर एक जो एनुअल मेंटेनेंस होती है बाइक की वो आपको करवानी ज़रूरी है। पीछे की में मेरी ब्रेक की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर दी गई है, इंजन ऑयल टॉपअप कर दिया गया है, नया इंजन ऑयल फिल्टर यहाँ पे डाल दिया गया है। फ्रंट ब्रेक के अंदर भी जो अपना रबिंग थी सैंड पेपर से वो भी कर दी गई है। तो ऑल एंड अराउंड मेरा जो बाइक का पूरा हिसाब किताब है वो प्रॉपरली कर दिया गया है यहाँ पर। और अब बारी है सिर्फ इसको एक टेस्ट ड्राइव लेने की, और कूलेंट टॉपअप भी इसके अंदर अभी होगा। और हैंडल जो है वो मैं अपनी तरफ थोड़ा टिल्ट करवा रहा हूँ, ताकि मेरे को एक ईजी हैंडलिंग मिल जाए बाइक के अंदर, जो पहले भी थी और अब भी है, बट और थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो एक छोटा सा अपडेट भी इसके अंदर किया जा रहा है ओडोमीटर लगा के, जो प्रॉपर स्कैनिंग होती है उसके थ्रू। तो एक छोटा सा जो अपडेट बाइक मांग रही है वो भी इसके अंदर किया जा रहा है। तो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बाइक के अंदर रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। जो हैंडल की मेरी एक मेन इशू था वो भी इसके अंदर सॉल्व हो चुका है। मैंने हैंडल जो है अपने हिसाब से बेंड नीचे की तरफ झुका लिया है, जिसके थ्रू मेरे को अब राइडिंग करने में आसानी होगी। और एक जो मेरी पसंदीदा ग्रिप थी या फिर पसंदीदा हैंडलिंग थी बाइक के अंदर जो मेरे को चाहिए था, वो फाइनली अब अटेन हो चुकी है। तो देखते हैं कि इसके अंदर फाइनल आउटपुट कैसा आता है चलाने के समय। तो फाइनली बाइक को अब साफ़ किया जा रहा है, सर्विस हो चुकी है, सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुकी हैं, और फाइनली अब बाइक क्लीन करके हम अपने घर लेके जाएंगे। और प्राइसिंग की बात मैं आपको बाद में करूँगा, कितना प्राइस मेरे को देना पड़ा सर्विस के लिए, और जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व हो चुकी हैं यहाँ पे। अब बस प्राइसिंग की बात रहती है, बिलिंग होगी यहाँ पे, और मैं आपको बाद में मिलता हूँ इसकी प्राइसिंग के साथ कि मेरे को 1 साल रखने के बाद क्या कॉस्टिंग पड़ती है ऑल ओवर तीनों सर्विस की, और थर्ड सर्विस की कॉस्टिंग मेरे को इसके अंदर क्या पड़ी और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा।
तो सर्विस हमने करवा ली थी। फाइनल बात आती है कॉस्टिंग की। कितनी कॉस्टिंग मेरे को देनी पड़ी 1 साल रखने के बाद, सर्विस के बाद अगर मैं बात करूं, जो तीसरी मेजर सर्विस थी मेरी बाइक की, और उसके अंदर मेरे को कॉस्टिंग क्या पे करने वाली, तो मैं बता दूं आपको, मेरे को देने पड़े 2451 रुपये, मतलब 2491 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्सेस, जीएसटी, सब कुछ मिलाकर मेरे को ये जावा को देना पड़ा 1 साल रखने के बाद। इसमें आप 2 बार के 1750 रुपये इंक्लूड कर लो, क्योंकि फ़र्स्ट सर्विस में भी इन्होंने मेरे से 1750 रुपये चार्ज करे थे, सेकंड सर्विस में भी 1750 रुपये चार्ज करे थे, और थर्ड सर्विस में कॉस्टिंग बढ़ के इसलिए आई, उसका एक मेजर रीज़न है, इसके अंदर एयर फिल्टर डला, जो कि एक मेजर चेंज होता है गाड़ी के अंदर। जब आपकी बाइक को 1 साल हो जाता है, चाहे वो जितना भी चली हो या कम चली हो या ज़्यादा चली हो, बाइक के अंदर एयर फिल्टर चेंज होता ही होता है, और वो चीज़ इन्होंने ऐड करी जिसकी इन्होंने कॉस्टिंग लगाई, और एज सच इसके अंदर फिर ये सारी चीज़ें डली। आप खुद भी स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं अगर आप जावा लेने में इंटरेस्टेड हैं और सोच रहे हैं कि इसके अंदर कैसी क्या चीज़ें डलती हैं, क्या क्या डलता है, कैसे सर्विस होती है, तो ये कुछ मेरा बिल निकल के आया था। और फाइनली बात करूं मेरी प्रॉब्लम की, सॉल्वेंट में, सॉल्यूशंस में जो मैंने प्रॉब्लम्स उन्हें बताई, देखो पीछे की ब्रेक की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब कोई भी चू चर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, ब्रेक भी बहुत अच्छे से लग रही है। और जो ABS की इन्होंने एक दिक्कत बताई कि जो शटर नॉइज़ आती थी, या मैं चिटर नॉइज़ बोलूँ, या फिर अगर आप आसान भाषा में बोलें तो जो एक आवाज़ थी, अपना जो ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक हार्ड हो जाती थी, तो उन्होंने वो क्लियर बताया कि ये एक नॉर्मल ABS का अपना चीज़ है, और ABS जब वर्क करता है तो ये चीज़ होती ही होती है। तो एज सच अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी गई जावा की तरफ से। मुझको कोई उनके तरफ से कोई भी यहाँ पे गिला शिकवा नहीं है जिसको मैं बोलूँ, और एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा जावा के साथ। अभी तक 1 साल हो चुका है, बाइक 35+ की माइलेज दे रही है सिटी के अंदर, काफ़ी अच्छी सर्विस क्वालिटी है और सर्विस एक्सपीरियंस रहा है मेरा जावा के साथ। जो भी प्रॉब्लम्स बताता हूँ सॉल्व हो जाती हैं। एक माइनर अपडेट था वो भी हो गया, हैंडल जो मेरे को अपने हिसाब से एडजस्ट करवाना था वो भी उन्होंने कर दिया। आने वाले टाइम में मैं इसके अंदर अलॉय व्हील, सीट और कुछ मॉडिफिकेशंस करवाऊंगा जो कि चैनल पे आती रहेंगी। बने रहो चैनल पर, जिनको जावा लेनी है वो ज़रूर से सारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, सारे डाउट्स उनके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर कुछ पर्सनल डाउट रहता है तो अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम ID मेंशन्ड है, वहाँ जाके फॉलो भी करो, और कोई डाउट है तो वहाँ पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो मेरे को, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।